प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। और उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, विदाउट कोई परेशानी किए हुए, बिना चिंता किए हुए। क्योंकि वजह जी हम तो कोई परेशानी आपको करना नहीं है, कोई आपको परेशान तो बिल्कुल नहीं होना है और चिंता तो बिल्कुल नहीं करना है। आपको सिर्फ क्या करना है, जितने आप पढ़े हैं उसको रिविज़न कीजिए। आपने ज़रूर साल में कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़े होंगे, बस उसको ही बचा लेंगे तो बहुत है। कुछ नया सीखने से बेहतर है जो पुराने आप सीख चुके हैं उसी को जल्दी एक बार रिवाइज़ कर लीजिए, कंटेंट आपके दिमाग में आ जाए तो बस उसके आगे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सर वीडियो के शुरू में आप लोग हमें अच्छी अच्छी बातें क्यों बताते हैं हर बार? अच्छा जी देखें, आप तो सामने नहीं, सामने आप होते तो आपसे हर दिन कुछ ना कुछ बातें होती है, आपको मोटिवेट किया था, आपको एक अच्छा लाइनअप किया था। लेकिन आप तो कहीं से दूर से पढ़ते हो, लेक्चर देखते हो, तो जो मेरा प्रभाव है मैं थोड़ा सा तो देना चाहता हूँ। शुरू की जो भी वीडियो होती है इंट्रोडक्शन में आपको यही बताता हूँ कि आपको करने क्या चाहिए, आप पढ़ते कैसे हैं। आप हम लोग ऐसा ही चलता है बच्चे जी, हम लोग डेली बच्चों से ही बात करते हैं। तो अपना पिछले लेक्चर में बात करें बच्चे जी, चैप्टर हम ये पढ़ लिए थे। अभी वन शॉट सीरीज चल रहा है, तो वन शॉट सीरीज में हम लोग एक वीडियो में एक चैप्टर को पूरा फिनिश करेंगे। उसके भावार्थ, उसके प्रश्न अभ्यास, उसके PYQ, MCQ सबको साथ में ले चलेंगे। तो आज अपना नंबर है 7वां चैप्टर का, जिसका नाम है हिरोशिमा। हिरोशिमा क्या है सर? जापान में एक शहर है जिस पर परमाणु बम अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में गिराया गया था। उसके बाद वहाँ का जो दृश्य था बहुत मतलब ऐसा दृश्य हुआ कि वहाँ पर आज भी लोग विकलांग पैदा होते हैं। तो इसको सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयायन अज्ञे ने लिखा है, ठीक है। तो चलिए इसके थोड़ा पहले हम लेखक परिचय पढ़ेंगे, फिर से उनके हम चैप्टर का ये देखेंगे। 134 पिछला वीडियो उम्मीद करता हूँ आपने सारे के सारे लेक्चर देख लिए होंगे, अपने नोट्स भी अच्छे से बना लिए होंगे। क्योंकि नोट्स बनाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपकी राइटिंग भी अच्छे आएंगे। आपको पेपर में तो लिख के भी आने हैं, तो लिखने से बातें बहुत याद रहती हैं। तीसरा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि जो भी अपने कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन डाले जा रहे हैं आप उसका सही सही आंसर कर रहे होंगे, और करना भी चाहिए आपको। तो अपने ये चैप्टर तो हो चुका था। चलिए आज हम बात करेंगे अज्ञे जी के बारे में, और इनके थोड़ा हम जीवनी को जरूर पढ़ेंगे। जीवनी को अच्छे से इसलिए पढ़ लेते हैं, आज बच्चे से मैंने पिछले वीडियो में जरूर दिखाया था कि आपको जीवनी से कितने क्वेश्चन थे। अगर चैप्टर से 10 क्वेश्चन है तो जीवनी से 30-20-40 क्वेश्चन निकलते हैं। इसीलिए लेखक परिचय पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पढ़ने से भी काम नहीं चलेगा, आपको बातें याद भी होनी चाहिए। आपने बहुत दिन से पढ़ा भी होगा। हिंदी में क्या दिक्कत थी आपको? रीडिंग तो लगा नहीं थी, सर नहीं पढ़े थे, कोई बात नहीं, डोंट वरी, अभी से पढ़ लें, पहला दिन ही एग्जाम हिंदी का है। चलिए बात करते हैं हम। पहले कहा जा रहा है कि भाई अज्ञे जी का जो जन्म है ये हुआ था 7 मार्च 1911 को। मैं तो कहूँगा सारे जितने राइटर हैं आपके सबके उनके, और कहाँ हुआ था बच्चे? कसेया, कुशीनगर और यूपी में हुआ था। ये उत्तर प्रदेश के थे। एक फ्लो चार्ट बना के अपने पास रखिएगा ताकि जल्दी जल्दी देखते हैं तो याद रहे। किंतु उनका मूल निवास करतारपुर पंजाब में था। सर पर करतारपुर बोले तो ये मूल निवास मतलब जो मेन रहने वाले थे पंजाब के थे, ठीक। अज्ञे जी का तक इसका जो माता थी इनकी वयंती देवी थी। कौन थी? वयंती देवी थी। और पिता जो थे इनके बच्चे जी वो हीरानंद शास्त्री थे। कौन थे? हीरानंद शास्त्री थे। तो ये इनके पिताजी हो गए और उनकी माँ थी। कत प्रख्यात पुरातत्वेता थे अज्ञे जी। पर इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी, पढ़ाई हुई थी, वो कहाँ हुई थी? लखनऊ में घर पे हुई थी। उन्होंने मैट्रिक जो परीक्षा दिया था बच्चे 1925 में दिया था। पंजाब विश्वविद्यालय से बच्चे उन्होंने इंटर किया था। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से उन्होंने बच्चे BSc किया था, यानी साइंस जो भी ऑनर्स किए थे। 1929 में फोरमेन लाहौर कॉलेज से बच्चे इन्होंने MA किया, अंग्रेजी से किया। इन्होंने MA किस लैंग्वेज में किया? अंग्रेजी में किया। अब लिख रहा है कि भाई अज्ञे जी बहुभाषित थे। ओहो, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। बहुभाषित मतलब बहुत भाषा जानने वाले थे, उनकी बहुत भाषा की नॉलेज थी, जैसे संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल, अनेक भाषाओं का उनको ज्ञान था। क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में, थोड़ा ध्यान रखिएगा। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि थे, कथाकार, विचारक एवं पत्रकार भी थे। उनकी प्रमुख कृतियाँ, तो पहले उनकी प्रमुख कृतियाँ में बच्चे हम लोग काव्य के बाद पढ़ेंगे। काव्य बोले तो कविता। ये क्वेश्चन पूछा गया है। भग्नदूत, आपसे सेंटअप एग्जाम पूछा गया था, भग्नदूत किसकी रचना है? तो भग्नदूत, चिंता, इत्यल्यम, हरी घास छन पर भर, बावरा, अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितने नावों को कितने बार,
कितने नावों में कितनी बार सदानीरा। ओहो, ये चैप्टर इनके सदानीरा से लिया गया है। ये भी याद रखिएगा, जो चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं हिरोशिमा, ये इनके सदानीरा जो है काव्य रचना उससे ली गई है। आदि। अब कहानी संग्रह बच्चे जी का विपद कथा, जयदोल, ये तेरे परत्रु, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडियाँ आदि। उपन्यास, कुछ नोवेल्स भी लिखे हैं, जैसे शेखर एक जीवनी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में इसको बार बार पूछ लिए गए हैं कि शेखर एक जीवनी किसकी रचना है। शेखर एक जीवनी किसकी रचना है। नदी के द्वीप भी क्वेश्चन पूछा गया है। अपने अपने अजनबी। अब यात्रा साहित्य भी कुछ इनका है, जैसे अरे या और रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। निबंध भी कुछ इन्होंने लिखा है, जैसे त्रिशंकु, आत्मनेपद, अद्यतन, भवंती, अंतरा, शाश्वती इत्यादि। नाटक भी कुछ इनके हैं, जैसे उत्तर प्रियदर्शी। इनके संपादित ग्रंथ भी हैं, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा ओहो, पुष्पकर्णी, रूपम्बरा आदि। अघेय जी ने अंग्रेजी में भी मौलिक रचनाएं की, उन ग्रंथों के अनुवाद भी किए गए हैं। वे देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर काम किए। कौन सा प्रोफेसर? विजिटिंग मतलब जो जाएं एक दूसरे को कहीं जाके निरीक्षण लेने वाले को विजिटर बोलते हैं, घूमने वाले को। उन्होंने साहित्य अकादमी ज्ञान, उनको तो बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ, सुग्रा, इगोस अवालिया का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण आदि अनेक पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। इनकी मृत्यु भी हो चुकी है। हमने जन्म पढ़ा तो 4 अप्रैल 1987 का इनका बच्चे देहांत हो गया, अर्थात ये निधन हो गया था इनका। तो डेट ऑफ बर्थ, मृत्यु, माता का नाम, पिता का नाम, इनकी रचनाएं बस। अब चलिए, अघेय जी हिंदी आधुनिक साहित्य के एक प्रमुख प्रतिभा थे। उन्होंने कविता में प्रयोगवाद का, अच्छा जी ये भी क्वेश्चन किए गए आपसे कि प्रयोगवाद का प्रयोग किस वाद का प्रयोग किस वाद से जुड़े थे। अघेय जी किस वाद से जुड़े हुए थे? तो बच्चा जी याद रखिएगा, प्रयोगवाद से। ठीक है। 7 कवियों का चयन, उन्होंने तार सप्तक को पेश किया और बतलाया कैसे प्रयोग धार्मिकता के बारे में बासीपन से मुक्ति हुआ जा सकता है। उन्होंने वस्तु, भाव, भाषा, शिल्प आदि के धरातल पर प्रयोग कर और नवाचारों का बहुलता है। अब जो हम पढ़ेंगे कविता परिचय, काव्य परिचय, यहाँ से कविता परिचय पढ़ेंगे कि कविता में हम हिरोशिमा में अक्सर क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो आधुनिक सभ्यता की दूरदर्शिता, मानवीय विशेषता का चित्रण करने वाली बहुत बार, ये लाइन तो इतना इंपॉर्टेंट है, इस बार आपके सेंटअप एग्जामों में दाग दिया गया था। सर आप झूठ बोलते हो, विश्वास नहीं होता। कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं सर आप तो परफेक्ट बोलते हैं। तो चलो एक बार क्यों ना बच्चों पे थोड़ा हम आज बात ही करने उनके क्वेश्चन को लेकर। पूछा था कि नहीं पूछा था, एक सेकेंड तो लगता है प्यारे, हमको कितना देर लगता है इस क्वेश्चन को ढूंढने में। देखिए सेंटअप एग्जाम आपका है ना बच्चा जी, सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन तो है 23, है कि नहीं? सर जी आप तो सबूत भी रखे हो। हाँ क्यों नहीं, बच्चे को थोड़ा इंटरेस्ट आएगा ना। क्या मैं 60 क्वेश्चनों को दिखा पा रहा हूँ? आधुनिक सभ्यता की दूरता, मानवीय विशेषता का चित्रण करने वाली कविता कौन सी है? ओहो, तो बच्चों ने तो भाई बिल्कुल ऑप्शन डी को हाईलाइट करके आए थे, तो उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया था। क्योंकि प्यारे जी अब सर जी की बातों पर भरोसा हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर जी, हो गया, बहुत हो गया। अब तो सर जी आपकी बात मानेंगे, पढ़ेंगे। अरे बच्चा जी मेरा बात अगर आप मान लेते हो ना, तो मैं बोलता हूँ 95+ भी लाना आपके लिए एकदम ईजी हो जाएगा सर बचे हुए समय में। हाँ जी, सिर्फ आपको थोड़ा अभी नींद कम लेने हैं, आपको मैक्सिमम पढ़ाई करना है बच्चा जी। सोने के लिए पूरा उम्र था, आपने पूरा साल सोया, अब क्या सोना है? अब भाई बच्चा जी 5 घंटा नींद लीजिए प्रॉपर, आपके पास 19 घंटा बचते हैं। उसके बाद घर में काम धाम, थोड़ा नहाना खाना, ठंड के दिन में वैसे भी कितने नहाना धोना, मैक्सिमम आप पढ़ सकते हो। ये अच्छा समय है, कुशल टाइम है, और ये डेंजरस भी टाइम है। ये बहुत कम समय है और बहुत ज़्यादा समय है। कविता की अतीत भीषणता मानवीय दुर्घटना के साक्ष्य नहीं है। कहते कि मानवीय दुर्घटना का ये साक्ष्य तो नहीं है, कोई सबूत तो नहीं है, बल्कि आणविक आयुधों की होर में फंसी आज आणविक जी बोले तो यहाँ पर परमाणु बम जो बन रहे हैं, एटम्स बम बन रहे हैं, उसकी बच्चा जी कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं। फंसी हुई आज वैश्विक राजनीतिक से उपजते संकट की आशंकाओं से भी जुड़ी हुई है। सिर्फ मानव का ये बताता कि चलो जो मानव ने बम गिराया उससे कोई ये उनकी दुर्घटना थी,
इसका कोई बात नहीं है, लेकिन ये आने वाले समय के लिए जो अणु बम है, परमाणु बम है, बहुत डेंजर साबित होने वाले हैं, इसकी उनको आशंका है। आधुनिक कवि अगेय जी प्रत्युष कविता का समग्र कविताओं का संग्रह सदानीरा संकलित है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हिरोशिमा उनकी कौन सी कविता संग्रह से लिया गया है, तो सदानीरा से। किससे? सदानीरा से। इस तरह से होता है काव्य परिचय खत्म। तो सर जो भी काव्य परिचय आपने पढ़ा, इसके सर जी आपको बनवाएंगे खूबसूरत से नोट्स। उसके बाद सर जी क्या करेंगे, इस पर जितने प्रश्न पूछे गए थे उसको भी अभ्यास करवाएंगे। तो प्यारे जी, आपको तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर देना चाहिए, ताकि आप ओह क्या बात है। चलिए, ये रहे आपके प्यारा प्यारा नोट्स, खूबसूरत सा नोट्स। चलो सचिदानंद नोट्स आने गया, ठीक है सर। चैप्टर का नाम क्या है? हिरोशिमा। चैप्टर का भी नाम आप यहाँ डाल लीजिए, हिरोशिमा। ये क्या है? जापान में शहर है। ये आपका शीर्षक का नाम है, काव्य शीर्षक का नाम है, जो आपने पढ़ा लिख दिया हूँ। चलिए, बुक में जो हाईलाइट किया हूँ आप भी अपने नोट्स में हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है सर। यात्रा साहित्य, निबंध भी इन्होंने कुछ लिखा है। इनके नाटक भी हैं, उत्तर प्रियदर्शी, संपादित ग्रंथ तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, ओहो सप्तक पर सप्तक। उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उनको मिला है, ठीक है सर। अगेय जी ने हिंदी कविताओं का प्रयोगवाद का सूत्रवाद किया। सर जी के एक भी पॉइंट छूटते नहीं है। कविता परिचय, कविता परिचय में क्या लिखना है? सर ने जगह छोड़ा है तो आपके लिए भाई बिल्कुल यही बात लिखने है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको अपने नोट्स में ऐड करना है। नोट हो गया? हो गया बच्चा जी? हाँ सर हो गया। चलिए, अब आते हैं सर जी आपके लिए प्रश्न लेकर। नोट्स निकालिए और क्वेश्चन का अभ्यास करते चलिए। चलिए, अब प्रश्न है आपके बच्चे जी, यहाँ से शुरू होगा 1 नंबर से। सर चैप्टर तो खत्म हुआ। अरे कोई बात नहीं, जैसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ लीजिए। ये मेरा तरीका है पढ़ाने का और आपका यही तरीका है पढ़ने का। द्वितीय विश्व में परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? तो सही बच्चा भी जानता है कि जापान पर गिराया गया था। और पूछेगा जापान पर कहाँ था बच्चा जी? हिरोशिमा पर गिराया गया था। चलिए आइए, प्रश्न संख्या 2 कीजिए। एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? इस साल पूछा गया कि नहीं पूछा गया है? तो क्या तुम उनकी रचना भूल सकते हो क्या? नहीं सर। पुष्पकर्णी किसकी रचना है? पुष्करणी किसकी रचना है? गुरु नानक की, अनभिज्ञ की, अज्ञेय की, तिनका भाई। पुष्करणी, एक बार यहाँ भी देखते चलिएगा अपने नोट्स में दोबारा। हाँ है, इसको भी हम हाईलाइट करेंगे। पुष्पकर्णी किसकी रचना है? तो पुष्पकर्णी किसकी रचना है बच्चे जी? ये है अज्ञेय जी की, सच्चिदानंद हिरानंद वत्स्यायन अज्ञेय। सेकंड से पूछा गया था। तीसरा क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। अज्ञेय जी किस प्रदेश के थे भाई? तो ये उत्तर प्रदेश के थे। किस प्रदेश में हुआ था? अच्छा, किस प्रदेश में हुआ था? मूल निवास तो इनका वहाँ था। इनका जन्म तो उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन ये मूल निवासी कहाँ के थे? तो पूछे तो पंजाब के थे ये। अब सवाल कह रहा है आपसे 4 नंबर, 5 में करना है क्या? 4 करना है। 4 हो गया। चलिए, ये भी क्वेश्चन कर लेंगे तो भी अच्छा रहेगा। उत्तर प्रदेशी किसकी रचना है? उत्तर प्रदेशी किस विद्या की रचना है? तो भाई ये अच्छा क्या है ये? तो उत्तर प्रदेशी हमने क्या पढ़ा भाई? उत्तर प्रदेशी हमने अभी नोट्स में अपने जस्ट नोट्स में जल्दी लास्ट में लिखा था। ये बच्चे जी आपका क्या है? ये आपका नाटक है। क्या है? नाटक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। हिरोशिमा किस देश में है? मैंने बोला उसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछ लेता है, तो ये जापान में है। 7 हो गया। अब आइए, अब
देखिए बाकी प्रश्न छोड़ रहा हूँ, बाद में हम लोग करेंगे। चलो, हिरोशिमा के कवि कौन है? तो अज्ञाय जी हैं। ये भी 2023 में पूछा गया है। अब हमारा क्वेश्चन है 13 हो गया, तो अब चलेंगे क्वेश्चन संख्या 13। ये क्वेश्चन बहुत अपने आप में टॉफ है, इसको तो बहुत बार पूछता है। शिखर जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? तो ये भी इन्हीं की है। अज्ञेय जी का जन्म भाई बिल्कुल आपको करते चलना है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? अज्ञेय जी क्या माता पिताजी के क्या नाम है? चलो कोई बात नहीं। हिरोशिमा कविता शीर्षक चित्रण करती है, ये भी हम बाद में करेंगे। तार सप्तक का संपादन किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 31 27 31। अब मेरे पास क्वेश्चन है 2 और। एक तो क्वेश्चन है मेरे पास 32 31 हो गया था ना, 32। 32 नंबर करना है। सूत्रपात हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? तो बिल्कुल यही किए थे। आपका हो गया 32, अब है आपका 36। 36 नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? बस लेखक परिचय से बच्चे जी आपने देखा कि इतने क्वेश्चन किए गए हैं। अभी मैंने बोर्ड वाला क्वेश्चन दिखाया। सोचिए कि आपके स्कूल के भी एग्जाम होते थे, उन क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया जाए तो क्वेश्चन की संख्या और अधिक हो सकती है। अब तो हम पढ़ेंगे बच्चे जी क्या, अब पढ़ेंगे हम लोग कविता के जो भी हैं भावार्थ। चलिए, कहता है कि एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक से, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फट्टी मिट्टी से। ओहो, क्या इसमें मुझे बहुत बड़ी एक परमाणु बम जो था हिरोशिमा पर, जो जापान के जो हिरोशिमा शहर पर गिराया गया था, इसकी क्या भयानक स्थिति थी, उसका चित्रण अज्ञेय जी ने यहाँ पर किया है। देखिए उन्होंने क्या क्या बातें लिख दी हैं। एक तो क्वेश्चन आपसे यही पूछ लेता है कि भाई जो ये धूप सूरज निकला था, धूप ये किस किस दिशा से निकला था? तो आपको कहना पड़ेगा, एग्जाम में याद रखना पड़ेगा नगर के चौक से। वहाँ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम रहेगा, तो आपको तो भाई दिशा से नहीं आना है। कहते थे एक दिन सहसा सूरज निकला, एक सूरज निकला। सूरज बोले तो भाई ये अपने सूरज की बात नहीं हो रही है, एक आग का गोला निकला था जब जिससे बम गिरा था, एक बहुत भयंकर उजाला हुई थी, उसकी बात हो रही है। और वो कहता वो क्षितिज नहीं, क्षितिज मतलब वो हॉरिजॉन्टल तो नहीं थी, लेकिन वो नगर के चौक पर क्षितिज पर नहीं निकली थी। क्षितिज बोले तो आप देखते हैं कि आसमान में निकलते तो क्षितिज रेखा बनती है, सूर्य वहाँ से निकलते हैं, वहाँ से नहीं, नगर के चौक से। अब किस नगर की बात हो रही है? हिरोशिमा की जगह का नाम तो दिया है। पर अंतरिक्ष से नहीं, ये आसमान में नहीं था, ये यूनिवर्स में नहीं था, ये तो बचा ही था अपने मिट्टी से निकला था। यानी मिट्टी में गिरा था तो मिट्टी से फट के निकला था, लगता था मिट्टी से निकली हुई है। छायाएं मानव जन की दिशाहीन। चलो पहले तो हमें चाहिए, हम चलो वहाँ देख लेते, पहले मैं कहाँ तक नोट्स किया हूँ कि उतना उतना पढ़ के उसके भावार्थ भी साथ साथ में को लिखवाते चलूँ। चलो हाँ, पहले यहाँ तक लिख लेते हैं मिट्टी से। देखिए आपने इस पंक्ति को लिखा है, तब इस पंक्ति का थोड़ा ये हो गया कविता, इस पंक्ति, अब इसका अर्थ। चलो इस प्रस्तुत पंक्ति में अज्ञेय जी ने द्वारा बताया कि जापान के प्रमुख शहर हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा क्रूरता से जब परमाणु बम गिराया गया था, तब पूरे विश्व की सभ्यता कराह उठी। और कवि इस कविता में कहते हैं, अचानक एक दिन प्रचंड ज्वाला से प्रज्वलित धरातल को फोड़ता हुआ आणविक बम किसके रूप में? सूरज के रूप में निकला, और हिरोशिमा नामक शहर के खूबसूरत चौक चौराहे पर प्रचंड ताप लिए धूप निकली। यह धूप अंतरिक्ष के स्थल से नहीं था,
अंतरिक्ष से नहीं निकल कर बची धरती को फोड़ कर निकली, धरती की मिट्टी से निकली, धरती को गर्भ से निकली। और ये भयानक थी, ऐसा उन्होंने बताया। ये मानव सभ्यता को जी चकनाचूर किया, ऐसा काम किया गया था। इसलिए आज देश में कभी लड़ाई हो रहा तो लोग बोलते हैं ये बम है, वो ये बहुत विनाशक है। आज तक भी वहाँ के लोग विकलांग पैदा होते हैं। अब यहाँ से हम यहाँ तक पढ़ेंगे। तो छायाएं मानव की दिशाहीन, छायाएं मानव जन की दिशाहीन, जो चित्र बनी थी, जो इंसान की, जो वहाँ पर जो इंसान जैसे बम गिरा तो कुछ लोग इधर कुछ लोग उधर, बहुत सारे लोग मरे होंगे, लाखों करोड़ों लाखों हजारों लोग मरे होंगे, लेकिन उनकी कोई दिशा नहीं था। कोई इधर छिटा गया, कोई उधर फेंका गया, कहीं कोई दीवार पर जाकर चिपक गया। इधर इंसान की कोई मतलब छाया के दिशाहीन रहा। सब ओर पड़ी वह सूरज नहीं, तो सभी ओर पड़ी लाश सभी जगह पड़े थे। वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह सूरज पूरब में नहीं उगा था। वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के काल, सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूटकर बिखर गए हों दसों दिशा में। कुछ जो भी मतलब ऐसा लग रहा था बच्चे जी कि वो ये तो बता दें कि पूर्व से नहीं निकला, यानी सूर्य की बात तो है नहीं, ये परमाणु बम की ही बात हो रही है। कहता काल सूर्य, ये जो सूर्य निकला था ये काल था, मौत का ये दरिया था। पहियों के जो कहते जैसे पहिए टूटे थे किसी का, ये बिखर से गए हों दसों दिशा में, इधर उधर कुछ ऊपर नीचे। दिशाएं 10 होती हैं, 4 ऊपर नीचे 6 और 4 कोण, 10 दिशा में इधर सारी तरफ मतलब काल का दृश्य देखने को मिला। अब इन पंक्तियों का हम भावार्थ लिखेंगे बच्चे। तो एक बार अपने नोट्स में पहले तो आपको ये काव्य का पंक्तियाँ नोट करनी है, जिससे ऊपर वाले को आपने नोट किया था। अब इसको भी नोट करेंगे आप, सुंदर से नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ भी नोट किया गया है, लेकिन थोड़ा इसमें दीदी का जो 6 लिखने का तरीका है थोड़ा सा गजब था, थोड़ा 6 ठीक से लिखेंगे। चलिए इसलिए मैं लाइन पढ़ दे रहा हूँ कि आपको थोड़ा दिक्कत नहीं हो। देखो, और विस्फोट इतनी ज्वाला फैली कि समस्त जन जीवन क्रूरता काल में समाहित हो गया। और उस समय जब सूरज पूरब से उगता तब एक निश्चित दिशा में निश्चित छाया बनती थी, छाया बनती थी, लेकिन इस परमाणु बम के भाई कोई दिशा नहीं था। सूर्य की तरह लगा, सूर्य की, अब ये कर देना है, सूर्य की निकला सूर्य की दोबारा लिखा गया क्या, कहते सूर्य की तरह लगा पूरब से सूर्य ही सूर्य की दसों दिशाओं में बिखर गए हों। सूर्य की तरह पूरब से निकला, सूर्य की तरह पूरब से अच्छा ये लाइन कर देना है, सूर्य ही, देखो इस लाइन का मैं ऐसे कर रहा हूँ, सूर्य की तरह लगा पूरब से सूर्य, अब ये लाइन कर देना है यहाँ से, सूर्य निकलने लगा लिखा चाहिए, निकलने लगा दसों दिशाओं में बिखर गए हों। लगता है कि सूर्य दसों दिशाओं से निकले हैं और सारे तरफ सूर्य बिखरे हुए हैं। इतनी ज्वाला थी, इतनी उसकी मतलब आवाज़ थी, और विनाश कर रहे हैं सारे सूर्य। क्या कर रहे हैं बच्ची? विनाश कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं अगले पंक्ति में, इस पंक्ति को हम पढ़ेंगे यहाँ तक। इस बार हम पूरा खत्म करेंगे बच्ची, यहाँ से लेकर हम यहाँ तक सारे पंक्ति का इस बार भावार्थ एक लाइन एक साथ पढ़ने वाले हैं। देखिए जो ये सूर्य निकला था, कहते कुछ क्षण का वह उदय हुआ अस्त हुआ, निकला और अस्त, मतलब बम गिरा फटा और तुरंत बुझ भी जाता है। बहुत ये सूर्य तो भाई समय तक उगता है ना, सुबह से लेकर शाम तक रहते हैं, लेकिन ये सूर्योदय हुआ था परमाणु बम वाले का बहुत कम समय के लिए हुआ था, लेकिन एक प्रज्वलित क्षण दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी, लेकिन जितना दोपहरी में भी वो लाइट नहीं होती है उससे अधिक इसमें ज्वाला थी। छायाएं मानव जन की नहीं मिटी, जो लोगों की लाशें पड़ी हुई थी उसकी लाशें, उसकी छाया नहीं मिटी, लंबी हो कर मानव ही भाप हो गए, सब लोग भाप बन गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर। अब कहाँ छाया है भाई? पत्थर पर है, कोई जाके इंसान चिपक गया, कोई जीव जंतु, उखड़ी हुई सड़कों पर, गच पर, मानव का रचा हुआ सूरज। ओहो, जो मानव ने ये परमाणु बम जो बनाया था, मानव को भाप बनाकर सौंप गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है, और जो उनके साखी मतलब सबूत है, जो लोग आज क्या बन गए हैं बच्चे जी,
जल के प्रतिबिंब बन चुके हैं। तो इस तरह से बच्चे जबकि चैप्टर के होते हैं फिनिश। मुझे लगता है कि वीडियो ये लेक्चर आपको बहुत आसान दिखा होगा, बहुत अच्छा था। कुछ कुछ कविताएं बच्चे आपको बहुत अच्छे से करने होते हैं, ये बहुत मस्त थे। चलो अब इनके भावार्थ को एक बार लिख लीजिए। अपने अंतिम वाले सारे पंक्ति को लिखा है, बीच में कुछ लाइन में छोड़ दिया हूँ, आप पूरा पंक्तियाँ नोट करेंगे। वैसे भी कविता तो बहुत छोटी छोटी हैं। अब यहाँ फिर कह रहे हैं कि भाई कुछ पल समय के लिए ये उदय हुआ था, अस्त भी हुआ, लेकिन ये क्षण भर का उजाला इतने दोपहरी, जैसे जितना दोपहर में वातावरण में नहीं थी, जिसमें कलयुग की प्रचन्नता इतनी ही थी कि जिसे उदय अस्त वातावरण को मिटाकर केवल ज्वलनशीलता रूपी दोपहर के सामने ही उभर कर आया। अनेक लोग जलकर राख हो गए और मानवीय छायाएं इतनी लंबी और गहरी हुई अभी तक ये भी अंकित है। मतलब कहीं ना कहीं इसका दृश्य दिखने को मिल रहा है, जैसे मानव भाव बनकर ब्रह्मांड में व्याप्त लुप्त हो गए हों। ज्वाला इतनी भीषण थी कि वे पत्थर भी झुलस गए हैं और टूट फूट कर क्षतिग्रस्त भी हो गए। पत्थर भी झुलस गए उसमें, इतनी उसकी ज्वाला डेंजरस थी। मानव द्वारा यह बनाया गया सूरज रूपी परमाणु बम, यहाँ जो बम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर परमाणु बम की बात हो रही है, एटम बम की बात हो रही है, खुद मानव को ही भाव बना गया, जिसने बनाया उसी का राख कर दिया। अर्थात मानव द्वारा रचित यह आणविक बम मानव को ही विनाश कर बैठा। आज भी जहाँ तहाँ भरे मानव, मरे मानव, ये मृत मानव, मरे हुए मानव को छाया जो अंकित है, जो गवाह है, साक्षी है। इस तरह से बच्चे आपकी कविता के भावार्थ होते हैं खत्म। अब हम करेंगे इसके बोधाभ्यास, जो भी इसके प्रश्न अभ्यास है। इसको पहला क्वेश्चन है ये, कविता के अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज क्या है, वह कैसे निकलता है? वाह, ये सूरज क्या है? ये सूरज तो भाई एक परमाणु बम है। हो गया आंसर पहले वाले का। चलिए दूसरे का देखिए, दूसरा प्रश्न कीजिए। एक बार में आपको याद होगा बच्चे, इतना लेक्चर आसान बनाया गया है कि आपको सब कुछ एक बार में। दूसरे का प्रश्न अभ्यास कीजिए। एक बार हम पढ़ते चले। यह पंक्ति हिरोशिमा नामक शीर्षक से ली गई, जिसके भाई कवि कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन जी है। इस पंक्ति के माध्यम से बताना चाहते हैं कि सूर्य के उगने से बिंब बनता है, वह एक निश्चित प्रतिबिंब का निर्माण होता है, वह एक निश्चित दिशा में होता है। परंतु जो ये सूर्य पे जो बम निकला था बच्चा जी, ये इसका कोई दिशा नहीं था, 10 दिशाओं में जी। देखिए सूर्य निकलेगा ना, जैसे मैं बोलता हूँ, जिससे देखिए मेरा हाथ का प्रतिबिंब किधर बन रहा है? इधर बन रहा है, इधर। लेकिन जो बम का जो भाई ज्वाला होता है, उसका दिशा, उसका जो जिससे प्रतिबिंब बनेगा, चारों दिशा बनता है। तीसरे प्रश्न का अभ्यास करेंगे हम लोग। इतना परिश्रम अगर आपको अच्छा लगता होगा तो जरूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का क्या मतलब है, क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए इसको। चलिए चौथे प्रश्न पे चलते हैं प्यारे जी। मनुष्य की छायाएं कहाँ कहाँ पड़ी है और क्यों पड़ी हैं? क्यों नहीं पड़ेगी बच्चे जी? मनुष्य की छायाएं हिरोशिमा की धरती पर सभी दिशाओं में होकर पड़ी हुई हैं। जहाँ तहाँ मनुष्य की छायाएं दीवारों पर मिलती हैं, टूटी फूटी सड़कों पर मिलती हैं, पत्थरों पर छायाएं प्राप्त होती हैं। और आखिरी क्वेश्चन है चैप्टर का, हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप क्या है? अरे सबूत क्या है? सबूत तो हमने पढ़ा था ना बच्चे जी। हिरोशिमा में मनुष्य के साखी का प्रमाण बच्चे जी रूप वहाँ के दीवारों पर जली हुई पत्थरों पर, टूटी हुई सड़कों पर, घर की दीवारों पर लाश के निशान है, एक प्रतिबिंब है, निशान छाया के रूप में साखी है। किसके रूप में? छाया के रूप में साखी के प्रमाण है। अगला सवाल है बच्चे जी, हिरोशिमा कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हिरोशिमा कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ये प्रश्न था। अब देखिए ये तो अपने से कीजिएगा, जैसे कहते व्याख्या कीजिएगा। मान लो कभी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ दें तो अपने इसका तो भारत पूरा पढ़ा दिया गया है। काले सूर्य के रथ के पहिए के टूट जाना, इसका भी कर दीजिएगा। मानव से रचा हुआ मानव का भाग आज की इसमें। चलो इतना ही, क ख ग, ये 3 क्वेश्चन जो है खुद से आपको जब भी एग्जाम में आता है तो कर लेने हैं। ठीक है सर जी। चलो अब हम करेंगे बच्चे जी इस पर भाषा की बात। हाँ ये तो करेंगे क्योंकि आपके लिए भाई व्याकरण की बात है तो व्याकरण तो होगा। चलिए अब यहाँ से बच्चे आपको पूछ रहे हैं, व्याकरण से क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। कहता है कि कविता में प्रयुक्त होने वाले कारक को स्पष्ट कीजिए।
जैसे क्षितिज, अंतरिक्ष, चौक, मिट्टी, बीचों बीच, नगर, इनमें कारक बताना है जी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये, एक का आंसर हो जाएगा। जैसे क्षितिज था ना, तो क्षितिज पर, अंतरिक्ष से कौन जुदाई हो रहा है, तो अपदान कारक। चौक पर अधिकरण, मिट्टी से करण, क्योंकि देखो यहाँ मिट्टी से मतलब माध्यम होगा, मध्य में, बीचों बीच मतलब मध्य में, नगर के, रथ के, गज पर फिर अधिकरण, छाया का, यानी संबंध का की रेडी। हो गया सर जी, हो गया बच्चों नोट्स, हो गया सर, हो गया। चलिए अब ये क्वेश्चन हो गया, आइए 2 नोट पर। कविता प्रयुक्त होने वाले क्रिया रूपों का चयन करते हुए उनकी काल रचना का स्पष्ट करें। ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है, पूछता है पेपर में, कोई बात नहीं। जल्दी से बच्चे जी, व्याकरण का भी आपके लेक्चर्स आ रहे हैं, आपको घबराने की तो जरूरत बिल्कुल नहीं है। आज बच्चे जी आपका बायोलॉजी का 1 शॉट लेक्चर होगा। सर क्यों नहीं हुआ? थोड़ा बच्चे जी रात में हम जैसे करने जा रहे थे, तो जो मेरी एक गाय थी बच्चे जी, तो गौ माता ने बच्चे को जन्म दिया, तो उसमें थोड़ा बच्चे उनको देखभाल करना, उनके सब करना, क्योंकि माँ नहीं है, पापा थे, तो हम लोग साथ में मिलकर सब किए, तो थोड़ा जगना पड़ा, सब कार्य करना पड़ा, तो इसके लिए आपका वीडियो डिले हो गया। लेकिन आज लेक्चर आएगा, शानदार लेक्चर बनेगा। चलिए, और ये मेहनत कब सफल है? जब बच्चों का प्यार मिले हमको, वीडियो पर व्यूज आए, बच्चे देखें, उससे अच्छे नंबर ला दें, तो एक बार फिर हम लोग भी गर्व से कहेंगे कि हमारा मेहनत सार्थक है। तीसरा क्वेश्चन, कहते कविता से तद्भव शब्द चुनिए। तद्भव क्या? जो संस्कृत से बने हैं, जो संस्कृत से बने हैं, तो उसमें तद्भव कौन था? जैसे तो एक तो तद्भव का क्या हो जाएगा? सूरज, क्योंकि सूरज तद्भव है, और सूर्य क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। ये और ये रहेगा सूर्य, तो सूर्य को हम बोलते हैं तत्सम। तो ये तो आपको देखो, अगर सूर्य लिखा रहता तो संस्कृत का वर्ड है, तो इसको हम तत्सम बोलेंगे, लेकिन सूरज लिखा है ना, तो तद्भव। और कौन कौन से हैं? चौक भी तद्भव है, धूप तद्भव, मिट्टी, पूरब, दोपहरी, भाप, वाष्प, देखो भाप तद्भव है, वाष्प तद्भव तत्सम होता है, पत्थर, सड़क, हो गया। सड़क को हम मार्ग बोलते हैं संस्कृत में। चलो अब शब्द देखो, आप कहते हैं निम्नलिखित से वचन परिवर्तित कीजिए। छायाएं पड़ी, उग है, इनका वचन में बदलना है बच्चे। चलिए अब शब्द निधि तो आप खुद से कर देख लीजिएगा, जरूरी है शब्द निधि बच्चे। क्यों? क्योंकि शब्द निधि भी आपसे परीक्षा में कभी कभी इसका अर्थ पूछ लेते हैं। इतना ही था इस चैप्टर में। हम कल इसके बारे में बात करेंगे, कोई एक वृक्ष की हत्या के बारे में बात करेंगे। लेकिन सर इतना ही नहीं, अभी आपको मिलेंगे इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव। ठीक है सर, चलो तो एक बार तो पहले ऑब्जेक्टिव में अपने ये से कराऊंगा, नोट्स में से कुछ लाया हूँ अच्छे से क्वेश्चन ढूंढ कर। तो ये चलिए, भग्न किस कवि की रचना है, कीजिएगा। आधुनिक सभ्यता के, चलो चित्रण करने वाली कविता कौन है मैं बताता। हिरोशिमा कविता के कवि कौन है? अज्ञेय किस राज्य के मूल निवासी हैं? मूल निवासी पूछा है रे बबुआ जी, तो मूल निवासी में मतलब पश्चिम पंजाब से आइएगा, पंजाब के थे ना मूल निवासी ये करतार। लेकिन जन्म कहाँ हुआ था? तो यूपी में। ये भी गजब क्वेश्चन है इनके ऊपर। एक बार आपको फिर से दिखा दें, देखें, मूल निवास पूछा है ना, तो सर जी जो हाईलाइट करते हैं क्वेश्चन बाहर थोड़ी जाएगा। मूल निवास पूछा है तो पंजाब से थे, पंजाब में पूछा है तो कहाँ था? करतारपुर के थे। चलिए, अज्ञेय जी का पुराण किस बात से जुड़े हैं? तो भाई बिल्कुल ये प्रयोगवाद से जुड़े थे। शेखर जीवनी किसकी रचना है? हिरोशिमा कविता में सूरज कहाँ से निकला था? अरे भाई पूरब से, ना रे बाबा, नगर के चौक पर निकला था। चलिए, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय को हिंदी के अलावा किस किस भाषा ज्ञान था? आप जानते हैं। हिरोशिमा शीर्षक कविता किस संग्रह से लिया गया? तो अरे बच्चे सदा नीरा से लिया गया। किससे लिया गया? सदा नीरा से। ये तो मेरे खुद के अपने नोट्स थे जो बच्चों के लिए परिश्रम करके लाया था, मेहनत से क्वेश्चन खोज के लाया था मैं। एक बार तो ये सबके पास होता ही होता है, तो एक बार इनको भी अब देख लें आप एक नज़र में। कोई मेरे हिसाब से बड़े नहीं हो, कोई छूटा है उसको देख लेते हैं एक बार। चलिए एक बार सारे क्वेश्चन को देख लीजिए, जो छूटा हुआ उसको कर लेना। एक तो पहले करा दिया था, 2 पहले हो चुका है, 3 हो चुका है, 3 और करने किसकी रचना हो चुका है। अज्ञेय जी किस देश के जन्म कहाँ हुआ था? तो यूपी में हुआ था। लेकिन मूल निवासी कहाँ के थे? तो पंजाब करतारपुर में थे। कौन सी कृति अज्ञेय जी की नहीं है? कर लीजिएगा, खुद से कर लीजिएगा। 6-7 हो चुका था, 8वां कर लीजिए। हिरोशिमा कविता शीर्षक का सूरज का प्रतीक का अर्थ क्या है भाई? तो अणुबम से मतलब है, यानी एटम बम था वो। कुछ क्षण वह उदय हुआ, और कौन सा अलंकार है? तो वही अलंकार तो छोड़ दीजिए। हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला? तो नगर के चौक पर निकला था बच्चा जी।
अज्ञा जी का नाम हिंदी भाषा के साहित्य में किस वाद से जुड़ा हुआ है? तो ये प्रयोगवाद से जुड़ा हुआ है। कौन सी कृति अज्ञा जी की है? तो सुबह का तारा, ना ना ना, यायावर याद रहेगा, गुंजन। मेरे ख्याल से सी हो जाएगा, तो 12 का सी होना चाहिए, और सी दिया भी है, 12 का सी। कभी कभी हो गया 14 देखिए, 14। अज्ञा जी का उपनाम क्या है? उपनाम, अच्छा सच्चिदानंद वत्स्यायन है ना, सच्चिदानंद वत्स्यायन अज्ञा है, तो 14 का ए होना चाहिए, ये दिया भी है। धूप बरसी अंतरिक्ष से नहीं फटी, ये पंक्ति अब भरो भाई, लो कविता के लाइन ने पूछ दिया है। धूप बरसी अंतरिक्ष से नहीं फटी, कुआं से, मिट्टी से, मेरे ख्याल से मिट्टी से हो जाएगा, तो 15 का देख लेते हैं एक बार सी। हाँ बिल्कुल मिट्टी से निकला था उस दिन, मिट्टी से। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है। अज्ञा जी की निबंध कृति है, उन्होंने सब कुछ लिखा है, निबंध लिखा है, नाटक लिखा है, तो जीवनी से क्वेश्चन तो भर भर के आते हैं, तो अब क्या करोगे, एक बार जीवनी ठीक से पढ़ेंगे प्यारे जी मेरे। चलो निबंध पूछा, निबंध क्या पूछा, निबंध कृति, तो निबंध में मैंने आपको क्या बताया था, त्रिशंकु और आत्मनेपद, अद्यतन, भवंती, अंतराल, ये सब, अरे सब है बच्चे जी, त्रिशंकु भी, अंतरा भी, तो सब हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, तो 16 भी हो गया। अज्ञा जी की काव्य संग्रह कौन है? अब कविता में देखिए, काव्य संग्रह में तो भैया हमने क्या क्या पढ़ा था, भग्नदूत, चिंता, इतलियम, हरिघास पर क्षण भर, भावरा, अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, नाव में, हाँ, तब यहाँ भी सब हो जाएगा। 17 का भी क्या हो जाएगा, डी। चलिए उनका निधन कब हुआ था देख लीजिए एक बार। अज्ञा जी की माता जी क्या नाम था? अरे भाई तो बेअंती था, बेअंती, 19 का सी हो जाएगा। 20 से पहले से हो चुका है। 22 शेखर एक जीवनी अज्ञा की प्रसिद्ध क्या है? शेखर एक जीवनी अज्ञा जी क्या है? एक इनका क्या है बच्चे, ये एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। शेखर एक जीवनी क्या है? एक नॉवेल्स है इनका, उपन्यास है, उपन्यास, ऑप्शन बी। अज्ञा जी ने संपादन किया था रूपेंद्र पुष्करण, ये देखिए, तो यहाँ भी सब हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। 23 का भी ऑल, डी हो जाएगा। जापान हिरोशिमा नामक परमाणु बम किसने गिराया था? तो ये अमेरिका ने गिराया था बच्चे जी, द्वितीय विश्व युद्ध के समय। 24 भी हो गया। अज्ञा ने अपनी शिक्षा कहाँ से ग्रहण की, कहाँ तक की? तो इन्होंने बच्चे एमए भी किया था बच्चे जी, इन्होंने एमए तक किया था पढ़ाई, तो 25 का सी हो जाएगा। ठीक है, 26 पहले से करा दिया हूँ, 27 पहले से शायद हो गया है, हाँ हो गया है। हिरोशिमा कविता का चित्रण, हाँ हिरोशिमा कविता चित्रण करती है, क्या करती है? प्राचीन सभ्यता की खुशहाली, सभ्यता के, प्राचीन सभ्यता का मानवीय विविधता का, आधुनिक सभ्यता की दूरता, मानवीय, अरे भाई ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्या ऐसा क्वेश्चन है? क्वेश्चन कौन सा है? 28 का डी, 28 का डी दिया है, परफेक्ट आंसर दिया है। अज्ञा द्वारा रचित सरस्वती है, नाटक है, निबंध है, उपन्यास है, काव्य है। सरस्वती क्या है बच्चे जी? देखते हैं बच्चे जी, हिंदी के लोग आसान समझते हैं। देखिए हाँ आसान है, बच्चे जब पढ़ते हैं तो आसान है, बहुत आसान है। सरस्वती ये रहा, देखिए। अब कहते हैं निबंध में क्या कहती है बच्चे जी? त्रिशंकु, आत्मनेपद, अद्यतन, भवंती, अंतरा, सरस्वती। ये सरस्वती क्या है बच्चे? ये आता है निबंध में। किस में आता है? निबंध में। तब क्वेश्चन था बच्चे जी क्या? सरस्वती क्या है? एक निबंध है। कवि के अनुसार अणुबम क्या है? ग्रह, उपग्रह, तारामंडल, सूरज। हो गया, 31 तो पहले करा दिया था। अब बस 32 देखिए, 32 भी हो गया था सन, हाँ। 33 हिरोशिमा पाठ के नगर पर चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है? आगे परमाणु एटम बम है। 33 बुक। 34 भी कर लीजिए। 35 पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साखी है? ईश्वर की, प्रकृति की, पशु की, मानव की? वहाँ पर मानव की थी। किसकी थी? 35 का सी हो जाएगा। जिसने मानव ने बनाया उसी मानव को उसने बम ने भाई लाश बना दिया था। नदी के द्वीप की रचना करिए। तो इस तरह से होते चैप्टर में फिनिश। तो बच्चे ये वन शॉट लेक्चर कैसे लग रहे हैं जरूर बताइएगा। आपके कम समय में पूरे चैप्टर की रिवीजन करूँ, क्योंकि सर की समय भी तो नहीं है ना बच्चा जी, प्यारे एग्जाम सामने है, तो बच्चों का समय क्यों मैं हाई हेलो करूँ मैं। थैंक यू, खूब मेहनत कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर, और प्यारा से कमेंट करके जाइए। सही बच्चों के लिए बोला जा रहा है। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।